अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है पाक स्टडी यानी कि मुतालिया पाकिस्तान। तो स्टूडेंट्स आपका जो नेक्स्ट पेपर है फॉर सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स 2022, एक्चुअल में ये हेल्ड 2023 के अंदर हो रहे हैं। आपका जो नेक्स्ट पेपर है वो है पाक स्टडी का। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाक स्टडी के और इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन भी करूंगा कि हर क्वेश्चन का मतलब क्या है। जब आप बुक से इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे ना तो आई होप आपको पढ़ने में आसानी होगी। जो चीजें आप मेरी सुनेंगे ना हर एक क्वेश्चन के रिलेटेड, तो जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे बुक के अंदर से तो इंशाल्लाह आपको इजीनेस फील होगी। तो आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है लेकिन ये वीडियो के अंदर मैं कोशिश यही करूंगा कि आपके लेवल तक जाके आपको पता चले कि हर एक क्वेश्चन का एक्चुअल में मतलब क्या है। और इसके अलावा इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको मैं पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका और पेपर प्रेजेंटेशन करने का तरीका भी बताऊंगा। तो आप स्टूडेंट्स ने क्या करना है, इस वीडियो के साथ साथ उस वीडियो को भी लाजमी देखना है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। और ये यूट्यूब चैनल आपको आईकम पार्ट 1, आईकम पार्ट 2 और बीकम की भी पेपर प्रिपरेशन 2023 के अंदर करवाई जाएगी। तो स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहला जो पाक स्टडी के अंदर आप मुतालिया पाकिस्तान के अंदर क्वेश्चन करेंगे वो आपके पास क्वेश्चन है दो कौमी नजरिया। दो कौमी नजरिया देखें, दो कौमी नजरिए के हवाले से वो कोई भी स्टेटमेंट लिखे पूछे आपसे तो आप स्टूडेंट्स ने यही समझना है दो कौमी नजरिए वाला क्वेश्चन ही मैंने लिखना है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब दो कौमी नजरिया किसको कहते हैं, हर क्वेश्चन को ना मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता जाता हूं। दो दो का मतलब होता है दो कौमी कौमे, दो कौमे यानी कि बड़े सगीर के अंदर बड़े सगीर किसे कहते हैं। जब पाकिस्तान अलहदा नहीं था हुआ तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये तब पूरी जगह को हम कहा करते थे बड़े सगीर। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको सब कॉन्टिनेंट। ओके, तो अब बड़े सगीर के अंदर दो कौमें बात थी, सिर्फ दो ही कौमें रहती थी, एक मुसलमान थे एक हिंदू थे। अब दो कौमी नजरिए का तस्वुर जो दिया वो दिया कायदे आजम इल्लामा इकबाल वगैरह ने। और जो जहां से ये दो कौमी नजरिए का तस्वुर आया वो भी मैं आपको बताता हूं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आते जाएंगे। अब दो कौमी नजरिए से क्या मुराद होता है, दो कौमें जिनका नजरिया अलहदा अलहदा है। नजरिए से क्या मुराद है, सोच। मिसाल के तौर पर मेरी सोच है कि मैं ना पाकिस्तान इस तरह का है और एक और बंदे की सोच है वो कहता है पाकिस्तान इस तरह का है। तो ये सोच क्या है, जब एक सोच के ऊपर कोई बंदा इंप्लीमेंट करना शुरू कर देना, जैसे फर्ज करें मैं सोचता हूं कि मैंने क्या करना है, मैंने स्टूडेंट्स को ज्यादा अच्छे तरीके से गाइड करना है। अब अगर मैं उसको अच्छे तरीके से गाइड करने के ऊपर इंप्लीमेंटेशन भी कर दूं तो स्टूडेंट समझिएगा कि ये मेरी सोच को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, नजरिए में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह कायदे आजम और उनके साथी यही सोचते थे कि मुसलमान जो है वो अलहदा कौम है, हिंदू जो है वो अलहदा कौम है। क्यों, मुसलमान इस्लाम के ऊपर चलते हैं, हिंदू जो है वो बुत प्रस्ती के ऊपर चलते हैं। मुसलमानों की जुबान अलहदा है, हिंदुओं की जुबान अलहदा है। मुसलमानों का खाना पीना अलहदा है, हिंदुओं का खाना पीना अलहदा है। मुसलमानों का लिबास अलहदा है, त्यौहार अलहदा है, हिंदुओं का लिबास और त्यौहार अलहदा है। ये सोच थी कायदे आजम की और बिल्कुल ठीक सोच थी। जब कायदे आजम ने इसके ऊपर इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, मुसलमानों को बताया देखो हम हिंदुओं जैसे नहीं है, हिंदू हमसे डिफरेंट कौम है, हम मुसलमान है वो मुसलमान नहीं है, वो अल्लाह को मानते नहीं है। तो ये दो कौमों का ये नजरिया था। अब दो कौमी नजरिए के अंदर आप इसी चीज को एक्सप्लेन करेंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब दो कौमी नजरिए के क्वेश्चन को पढ़ना है, ये मैंने जो बातें आपको बताई हैं इस बात को आप पूरे क्वेश्चन के ऊपर इंप्लीमेंट करोगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन को आपने बड़े डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 2 आप करेंगे वो है नजरिया पाकिस्तान, नजरिया पाकिस्तान और कायदे आजम, कायदे आजम। अब देखो स्टूडेंट्स, नजरिया पाकिस्तान मैंने बताया पहले है दो कौमी नजरिया। नजरिए का क्या मतलब होता है, सोच। जब एक सोच को आप कन्वर्ट करना शुरू कर दो, इंप्लीमेंट करो तो याद रखना वो सोच क्या बन जाती है, नजरिया बन जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एक जेन्युइन सी एग्जांपल देता हूं
जैसे इमरान खान की अगर हम बात करें तो वो पहले क्या कहता था, पहले वो ये कहता था कि मतलब जब वो अभी प्राइम मिनिस्टर नहीं था बना, ठीक है, जब वो वजीर आजम नहीं था बना, तो वो क्या कहता था, वो कहता था कि हमें कभी भी किसी की जंग में शिरकत नहीं करनी चाहिए, हमें खुद मुख्तार रहना चाहिए, हमें अपने ही फैसले खुद करने चाहिए। जब वो वजीर आजम बना तो अमेरिका ने उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, तो उसने कहा कि नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, मैं इस चीज को कभी भी नहीं मानता। तो कहने का मतलब यह है कि आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से ना अज्यूम कर दीजिएगा, मैंने एक आपको जेन्युइन सी एग्जांपल दिया, ठीक है ना। तो ये उसकी क्या थी, पहले उसकी सोच थी, जब उसने सोच के ऊपर उसको इंप्लीमेंट किया, जब वो एक्चुअल में पावर के अंदर आया, तो तब भी उसकी स्टेटमेंट तब्दील नहीं हुई, तो इसका मतलब वो सोच उसकी क्या बन गई, नजरिया बन गई। अब नजरिया पाकिस्तान से क्या मुराद है, पर नजरिया पाकिस्तान से मुराद है कायद आजम ये सोचते थे कि मुसलमान तब तक आजादी से नहीं रह सकते तब तक मुसलमान अपनी जुबान के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर। अच्छा, हिंदू वाला क्या कहते थे, हिंदू ये कहते थे कि अगर तुम लोगों ने हमारे साथ रहना है तो हिंदी जो है ना उसको कौमी जुबान का दर्जा दिया जाए। कायद आजम कहते थे नहीं, हमारी जुबान उर्दू है, हम उर्दू ही बोलेंगे। अब वो कहते थे कि तुम लोग गाय का गोश्त नहीं खाओ, कायद आजम कहते थे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे इस्लाम में ये है कि हमने गाय का गोश्त खाना है क्योंकि हम उसकी कुर्बानी करते हैं। तो ये डिफरेंट लिबास, इसी तरह लिबास को ले आओ, त्यौहार को ले आओ, वो दिवाली वगैरह मनाते हैं, हम ईद वगैरह मनाते हैं, वो हमें ईद वगैरह मनाने नहीं थे दिया करते, ठीक है ना। तो कायद आजम ने कहा, कायद आजम ने यही कहा कि मेरा जो नजरिया है मुसलमानों से रिलेटेड, मैं एक अलहदा वतन बनाऊंगा जिसको मैं पाकिस्तान का नाम दूंगा। इस वतन के अंदर जो मेरी सोच है कि मुसलमान इस तरह रहने चाहिए, मुसलमान आजादी से जिंदगी बसर करें, उनकी जुबान अलहदा हो, उनका खाना पीना अलहदा हो, उनकी लिबास अलहदा हो, उनके त्यौहार अलहदा हो। तो ये एक खास मुल्क के अंदर अगर हम बनाएंगे तो उसके अंदर रह के हम मुसलमानों को ये चीज दे सकते हैं। अब नजरिया पाकिस्तान और कायदे आजम के अंदर आप यही पढ़ेंगे कि कायदे आजम ने स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते करते क्या फरमाया कि मैंने क्यों पाकिस्तान बनाया, ठीक है। अब कायदे आजम ना डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में बता रहे हैं कि मैं पाकिस्तान को क्यों बनाना चाह रहा था, मेरी सोच क्या थी पाकिस्तान को बनाने के लिए। सोच को जब इंप्लीमेंट करते हैं, मैं बार बार कहता हूं, उसको कहते हैं नजरिया। अब इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, नजरिया पाकिस्तान और इलामा इकबाल। इलामा इकबाल, अब देखो इसी तरह इलामा इकबाल भी यही सोचा करते थे। आपको पता है इलामा इकबाल की जितनी भी शायरी पढ़ लो तो वो खुद ही की शायरी है। खुद ही का मतलब ये होता है, इलामा इकबाल ये कहते हैं कि ए मुसलमान, तू अपने आप को छोड़, अपने अंदर ना ले, गुलामी की जंजीरों को तोड़, और गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के बाद तू तू प्रवास कर, जहां तक तेरा तस्वर भी नहीं है तू वहां तक प्रवास कर सकता है। इसका मतलब ये होता है कि तू गुलामी को छोड़, तरक्की के रास्ते पे चल। क्योंकि इलामा इकबाल देखा करते थे कि अंग्रेज देखो हमसे ज्यादा तरक्की याफ्ता हो गए हैं, क्यों, क्योंकि वो गुलाम नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को पहचाना है कि हम बहुत ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। तो इलामा इकबाल भी यही कहते थे मुसलमानों को बार बार कि हम आपको एक ऐसी कंट्री देंगे, एक ऐसा वतन देंगे, एक ऐसा मुल्क देंगे जिसके अंदर तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग उस वतन के लिए जद्दोजहद करो, हमारे साथ मिलो, हम क्या करेंगे उस वतन को ना बेहतर बनाएंगे जिसके अंदर तुम लोगों को हिंदुओं की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। इसी तरह देखो ना, जैसे इमरान खान कहता है, वो क्या कहता है, वो कहता है मैं एक नया पाकिस्तान बनाऊंगा। नया पाकिस्तान से मुराद उसकी ये है कि वो कहता है कि ये जो हमारे ऊपर जो डिफरेंट कंट्री या हमारे जो हुक्मरान वगैरह हैं डिफरेंट पार्टीज के, वो क्या करते हैं, वो हमें कमतर समझते हैं, हमें गुलाम समझते हैं, हमसे ऐसा बर्ताव करते हैं कि हम जैसे उनके मसल्ली हैं, कोई नौकर है उनके, ठीक है ना। तो वो ये कहता है कि एक ऐसा वतन हो, मैं पाकिस्तान को एक ऐसा नया पाकिस्तान बनाऊंगा जिसके अंदर अदलो इंसाफ होगा, हर कमजोर से कमजोर बंदे को भी अपने हकूक का पता होगा, ठीक है ना। तो ये उसकी सोच है। जिस दिन उसने नया पाकिस्तान बना दिया तो याद रखना उसने उस सोच को इंप्लीमेंट कर दिया, वो सोच उसकी फिर नजरिया बन जाएगी। ओके, अब ये 3 क्वेश्चन आपने इसी तरह करने हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। जैसे ही नजरिया पाकिस्तान और इलामा इकबाल है, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। अब ये 3 क्वेश्चन, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे वो है मुजद्दद अल-वसानी। मुजद्दद अल-वसानी की खिदमत, मुजद्दद अल-वसानी की खिदमत। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आप मुजद्दद अल-वसानी कौन थे। मैंने आपको पहले बताया, जब दो कौमी नजरिए में मैंने नजरिए की बात की ना, तो मैंने कहा नजरिए का मतलब होता है सोच। अब ये पाकिस्तान अलहदा वतन की सोच आपको पता है ये अभी से नहीं आ गई, ये कायद आज़म इलामा इकबाल से नहीं आई। आपको ये पता होना चाहिए कि 1575 यानी कि 1575 में एक शख्स आए थे जिनको कहा जाता था मुजद्दद अल-वसानी। उन्होंने फर्स्ट टाइम ये सोच दी थी कि मुसलमानों को गुलामी की जंजीरें तोड़नी चाहिए। क्यों?
क्योंकि हमारे ऊपर हिंदू इस वजह से बरे सगीर के अंदर हम पे हुक्मरानी करते हैं, उसकी वजह यह है कि वो हमें कमतर समझते हैं। वो कहते हैं कि जो हिंदी जबान है वो उर्दू जबान से आला है, वो कहते हैं कि हमारा लिबास मुसलमानों के लिबास से आला है, वो कहते हैं कि हमारे जो त्यौहार हैं वो मुसलमानों के त्योहारों से बेहतर हैं। तो मुजद्दिद अल वसानी, आपको पता होगा, एक बादशाह थे अकबर। अकबर जो था, वो बादशाह जो था, उनके सामने ये शख्स खड़े हो गए थे मुजद्दिद अल वसानी, क्योंकि वो अकबर जो था ना, वो नाउजुबिल्ला ये कहता था कि मैं अल्लाह ताला को भी मानता हूँ, मैं भगवान को भी खुदा मानता हूँ। तो वो अपने महल के अंदर ना दो किस्म की किताबों को पढ़ा करता था। वो कहता था कुरान पाक और ये हिंदुओं की जो किताब है वो बिल्कुल सेम लेवल के ऊपर रखता था। कहता है इन दोनों का मतलब सेम है, लेकिन नाउजुबिल्ला इस तरह कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, उसने अपने महल के अंदर मस्जिद भी बनाई और मस्जिद के बिल्कुल सामने उसने मंदिर भी बनाया। अब वो मस्जिद में नमाज भी पढ़ा करता था, मंदिर में इबादत भी किया करता था। तो क्या ये हो सकता है? वो कहता क्या था? वो कहता था इस्लाम और हिंदू ये बिल्कुल सेम है, कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट कभी भी सेम नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो वो बादशाह अकबर जो था ना, आपने पढ़ा भी होगा अकबरी की हमाकतें, उसने यही हमाकतें की थी कि वो क्या कहता था, वो मुसलमान, उसके दरबार के अंदर जो भी बंदा उसके खिलाफ जाता था वो कहता था नौजुबिल्ला तू गलत बात कर रहा है, अल्लाह को क्यों तू मिला रहा है ये भगवान के साथ, तो वो उसको कत्ल करवा दिया करता था। तो उनके सामने ये खड़े हो गए। इन्होंने फिर वहां से मुसलमानों के अंदर एक तहरीक शुरू की कि आप मुसलमान ऐसा करो, इस बादशाह के खिलाफ खड़े हो जाओ और अपने एक अलहदा वतन की फरमाइश करो, ठीक है ना स्टूडेंट्स। वो आहिस्ता आहिस्ता, देखो तहरीक ऐसे नहीं चलती, तहरीक बड़ी तेजी से चल ऐसा नहीं होता कि 100-1-2 साल में तहरीक चले और कामयाब हो जाए, नहीं स्टूडेंट्स, उसके लिए बहुत सी सदियां दरकार होती हैं, बहुत से साल दरकार होते हैं, ठीक है। अब ये मुजद्दिद अल वसानी का जब आप क्वेश्चन करना, मैंने आपको बता दिया इसका होल कंसेप्ट क्या है, ठीक है। बादशाह अकबर को अपने माइंड में लाजमी रखिएगा। अब देखो इसके अंदर आप तारुफ करोगे कि मुजद्दिद अल वसानी कब पैदा हुए, इनकी पैदाइश क्या थी, इन्होंने क्या क्या खिदमत दी। जब खिदमत करोगे तो 5-10 अंदर आपने खिदमत लिख देनी है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 5 की बात करो तो वो है आपके पास शाह वलीउल्लाह। अब ये ना शाह वलीउल्लाह का क्या कंसेप्ट है, शाह वलीउल्लाह मुजद्दिद अल वसानी के बाद आए। इन्होंने बिल्कुल सेम कंसेप्ट मुजद्दिद अल वसानी का लेके चले गए, बिल्कुल ठीक। मुजद्दिद अल वसानी कहते हैं कि मुसलमान जो है वो गुलामी की जंजीरों को तुम लोग तोड़ो, हिंदुओं की गुलामी की जंजीरों को तोड़ो। इन दोनों तक अभी हिंदू हम पे क्या कर रहे थे, राज कर रहे थे। अब शाह वलीउल्लाह ना अकबर का जो बेटा था जहांगीर, इसके खिलाफ ये खड़े हुए। वो भी ऐसे का ही था जैसे का ये अकबर था। अब ये शाह वलीउल्लाह ने क्या कहा, मुसलमानों के अंदर बेदारी लाने की कोशिश की। बेदारी का मतलब होता है सोच लाने की कोशिश की। जैसे देखो मैं रियलिटी से आपको कंपैरिजन करके साथ साथ दूंगा ताकि आप स्टूडेंट्स अच्छे से समझो। देखो जैसे इमरान खान कहता है कि देखो एक चीज को समझो, इन ये जो बाकी लीडर्स हैं इनका खाना पीना पाकिस्तान में नहीं है, इनको बुखार भी हो जाए तो ये बाहर के मुल्क में जाएंगे, इनका इलाज भी बाहर होता है, इनके बच्चे भी बाहर पढ़ते हैं। तो ये वो हमें क्या बता रहा है, हमें एक होल कंसेप्ट बता रहा है, हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम लोग समझो, ये तुम लोगों को पागल बनाते हैं, पागल तो मत बनी जाओ, ठीक है। कब तक इनकी गुलामी करोगे? कभी कभी आता है बाप, बाप का आ जाता है बेटा, या बाप की आ जाती है बेटी, बेटी का भी आगे बेटा। क्या हमने नस्ल दर नस्ल हमने गुलाम रहना है? क्या हमारे अंदर कोई ऐसी सोच नहीं आ सकती कि जो मर्जी गरीब का भी बच्चा हो वो भी उठ के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बन सके, ठीक है ना। तो ये वही कंसेप्ट है। ये क्या समझाने की हमें कोशिश करते थे कि तुम मुसलमानों हिंदुओं की गुलामी छोड़ो, तुम क्यों इनके नीचे लगे रहते हो हर वक्त। तो उठो, उठ के अपने आप को समझो और इनके खिलाफ जदोजहद करो। ये शाह वलीउल्लाह का कंसेप्ट था, ठीक है। अब इनकी भी ऐसे 5-10 खिदमात होंगी। इसके बाद जो आए वो थे आपके पास सर सैयद अहमद खां की खिदमत। अब स्टूडेंट्स ये बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, सर सैयद अहमद खां आए 1857 की जंग आजादी के बाद, ठीक है। ये 1857 की एक जंग आजादी है, ये बहुत बड़ी जंग थी। आई होप सो इसको डिटेल में मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इतना सा आपको बता देता हूँ कि आपने ना एक बुक पढ़ी थी आइकम पार्ट 2 के अंदर, चिप्स, मिस्टर चिप्स के दौर के बाद मिस्टर चिप्स जब पैदा हुआ ना, तो उसके पैदा होने के अंदर अंदर ही एक जंग हुई थी जिसको जंग आजादी कहते हैं, जो अंग्रेजों के दरमियान में हुई थी। ये जंग आजादी के बाद ना
क्या हुआ, अंग्रेज बरेसगीर में आए। बरेसगीर किसको कहते हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की जमीन जब इकट्ठी होती है इसको बरेसगीर कहते हैं। हिंदुस्तान के अंदर आए और उन्होंने मुसलमानों के ऊपर क्या किया, हुक्मरानी करना शुरू कर दी। हिंदू बड़े चलाक थे, उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर उन्होंने कहा नहीं, हम पे हुक्मरानी ना करना, हम तुम्हारे साथी बन जाते हैं, पार्टनर बन जाते हैं, तुम लोग मुसलमानों के ऊपर क्या करो, हुक्मरानी करो। तो अंग्रेज हमारे ऊपर हुक्मरानी करना शुरू कर दिया। हाँ, मुजद्दद अल वसानी और शाह वलीउल्लाह तक हिंदू हम पे हुक्मरानी करते थे, लेकिन जैसे ही सर सैयद अहमद खान का दौर स्टार्ट होता है तो अंग्रेज हम पे हुक्मरानी करना शुरू कर देते हैं। 1857 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब शाह वलीउल्लाह क्या कहते हैं, सर सैयद अहमद खान क्या कहते हैं, सर सैयद अहमद खान ये कहते हैं कि अब लोगों क्या करो, तुम अंग्रेज के खिलाफ मुसलमानों खड़े हो जाओ। आपको पता है शाह वलीउल्लाह ने एक स्कूल बनाया था जिसको अलीगढ़ स्कूल कहते हैं, फिर उस स्कूल को कॉलेज का दर्जा दे दिया। उस स्कूल के अंदर ये बताया करते थे बच्चों को कि देखो तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। तुम क्यों अंग्रेजी सीखनी है, क्योंकि तुम अंग्रेजों का तब तक मुकाबला नहीं कर सकते जब तक तुम्हें उनकी लैंग्वेज का नहीं पता होगा। उनकी लैंग्वेज का पता होगा तो तब तुम उनके माइंड की सियासत को समझ पाओगे, उनकी चालाकियों को समझ पाओगे। तो ये जो सर सैयद अहमद खान थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि मुसलमानों को तालीमी खिदमात दी, मुसलमानों को सियासी खिदमात दी, ताकि मुसलमान जो है वो अंग्रेजों की जो है गुलामी उसकी जंजीरों को तोड़ दें, ठीक है ना। तो इसके अंदर आप सर सैयद अहमद खान की तालीमी खिदमात, सर सैयद अहमद खान की सियासी खिदमात, इन दोनों कंसेप्ट को ही करेंगे, ठीक है। अब ये हो गया स्टूडेंट्स सर सैयद अहमद खान। इसके बाद जो आप क्वेश्चन करेंगे वो है तकसीम बंगाल। तकसीम बंगाल, तकसीम बंगाल की वजूहात और असर। तकसीम बंगाल क्या है स्टूडेंट्स, ये आपको पता है कि बांग्लादेश जो हमसे अलहदा हो गया है, तो ये तकसीम बंगाल के क्या असबाब है, क्या उसकी वजूहात है, इसके अंदर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन को इतनी डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद आप जो क्वेश्चन करेंगे ना, वो क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप करेंगे मुस्लिम लीग के क़याम के मकासद। अब मुस्लिम लीग क्या है, आपको पता है, अभी आपको मुस्लिम लीग नून नजर आ रही है, नहीं स्टूडेंट्स, ये मुस्लिम लीग नून तो इन्होंने नून वर्ड अपने पास अंदर ऐड कर दिया ना। ये मुस्लिम लीग जो जमात है ये कायद आज़म ने बनाई थी। कायद आज़म ने अपनी जो पार्टी जब बनाई है, उस पार्टी, जैसे इमरान खान ने पार्टी बनाई तो उसने पीटीआई का नाम दिया, जैसे मिसाल के तौर पर तहरीक लब्बैक है। इसी तरह कायद आज़म ने क्या किया, कायद आज़म ने अपनी जब जमात बनाई तो उन्होंने नाम दिया मुस्लिम लीग का 1906 के अंदर। अब इसको बनाने का मकसद क्या था, आप स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि कायद आज़म मुस्लिम लीग को बनाने से पहले कांग्रेस के अंदर थे। कांग्रेस किसकी जमात है, हिंदुओं की जमात है। जब कायद आज़म ने ये सोचा कि मैं ना कांग्रेस के अंदर जाता हूँ, जाके वहां पे मुकदमा लड़ूंगा मुसलमानों का, उनको कहूंगा हक दो मुसलमानों को जॉब्स क्यों नहीं तुम देते, मुसलमानों को तुम तलीम क्यों नहीं आला हासिल करने जाते, इनको गुलाम क्यों बना के रखते हो। तो जब कायद आज़म ने कांग्रेस में ये देखा कि मैं बोलने की कोशिश करता हूँ तो हर रहनुमा जो है वो मेरे खिलाफ आ जाता है, वो मेरे खिलाफ बड़ी बड़ी बातें सुनाता है, मुझे कोई बोलने के लिए नहीं देता, मैं उनके हकूक की बात करता हूँ तो मेरे साथ लड़ने की ये कोशिश करते हैं। तो कायद आज़म ने कहा नहीं, इस तरह मैं कभी भी मुसलमानों को उनके हकूक नहीं दे पाऊंगा, मुझे एक अलहदा जमात बनानी पड़ेगी। तो कायद आज़म ने क्या किया, अपनी एक अलहदा जमात बनाई जिसको मुस्लिम लीग का नाम देते हैं। अब ये जमात बनाने के मकसद क्या था, इस जमात बनाने को, कायद आज़म की जमात बनाने को क्या मकसद, जैसे देखो इमरान खान कहता है मेरा पीटीआई बनाने का मेन मोटिव ये था कि अदल व इंसाफ मुल्क के अंदर हो, हम गुलामी की जिंदगी बसर ना करें, हम किसी की गुलाम ना करें, हमारी आज़ाद खारजा पॉलिसी हो, हम अपने फैसले खुद करें, हमारे मुल्क के अंदर जो गरीब और अमीर है इन दोनों को बिल्कुल सेम ट्रीट किया जाए। इसी तरह कायद आज़म के भी मुस्लिम लीग बनाने के कुछ मकासद थे। क्या क्या मकसद था कायद आज़म की ज़हन के अंदर, वो ही आपको इस क्वेश्चन में बताया गया। अब ये मुस्लिम लीग के क़याम के मकासद हो गए। इसके बाद देखिएगा स्टूडेंट्स, वो है तहरीके खिलाफत की नाकामी के असबाब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तहरीके खिलाफत। तहरीके खिलाफत की नाकामी के असबाब। तहरीके खिलाफत क्या है, आप स्टूडेंट्स को ये पता होगा, अर्तुगरुल गाजी का भी आपने ड्रामा देखा, उस्मान का भी ड्रामा देखा। ये आप इन लोगों ने क्या किया, जब उस्मान ने ना जंगें लड़ी ना तो उसने एक सल्तनत कायम की, उस सल्तनत का नाम दे दिया सल्तनत उस्मानिया। वो सल्तनत क्या थी, वो पूरी दुनिया के अंदर वो हुक्मरानी किया करते थे, ठीक है, चाहे वो अंग्रेज का मुल्क है चाहे मुसलमानों का मुल्क है, यहाँ तक कि सऊदी अरब के अंदर भी उनकी हुक्मरानी होती थी। खाना काबा के ऊपर वो दिया करते थे, पहरा दिया करते थे तुर्की, ठीक है। अब देखना ये तहरीके खिलाफत की आहिस्ता सा क्या हुआ, इनकी जब नस्ल दर नस्ल चलती गई तो इनके अंदर अंग्रेज आते गए, अंग्रेजों ने आके इनको अंदर से तोड़ा, इनके रिश्तेदारों को आपस में भड़काया, भड़काने के बाद एक दूसरे के खिलाफ लड़ाया और इनकी सल्तनत को तोड़ दिया। जब इनका एक आखिरी बादशाह आया ना,
जिनको तुर्की अभी तक बहुत मतलब याद कर कर के रोते हैं कि हमने उसके साथ साथ ज्यादती की। इन्होंने तुर्कियों ने क्या किया, जो आखिरी बादशाह इनके पास आया ना, तो स्टूडेंट्स वो बहुत एक नेक बंदा था, ठीक है। वो कहता था कि तुर्कियों को ये कहता था कि हर बंदे को अपनी हदूद के अंदर रह के काम करना चाहिए। जैसे फौज है तो फौज की अपनी हदूद होनी चाहिए, हर अदारे की अपनी हदूद होनी चाहिए, अदालतों का अपना निज़ाम होना चाहिए और सियासतदानों को अपना काम करना चाहिए। तो क्या हुआ ये तुर्कियों के अंदर ना बगावत शुरू होगी, क्योंकि आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट लोग अंदर पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, उनको एक दूसरे के कंसेप्ट नहीं मतलब अच्छे नहीं लगते। तो उन्होंने ये कहा, कुछ ऐसे शर पसंद अनासर थे, जिन्होंने ना कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने ये देखा कि ये जो बादशाह है ना, ये तो मजीद हम हम जितना तोड़ने की कोशिश करते हैं, अंग्रेजों ने ये देखा हम जितना इस सल्तनत उस्मानिया को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो लास्ट वाला ये जो आ गया, इनका सरबरा आ गया, बादशाह आ गया, ये तो मजीद सल्तनत उस्मानिया को फैला देगा। तो उन्होंने फिर अंदर से बगावत शुरू की और तुर्कियों ने खुद से इस बादशाह को अपने मुल्क से बाहर निकाल दिया। जब उसके बाद उनको एक शख्स मिला जो जिसको वो बड़ा अपना रहबर समझते थे, जिसकी कहने पर उन्होंने इस बादशाह को अपने मुल्क के अंदर से निकाला, उस शख्स ने फिर उनको धोखा दिया। वो शख्स स्टूडेंट्स एक बहुत ही मतलब समझें कि एक नाकाम पर्सन था। उसने क्या किया, उसने ना तुर्कियों के अंदर ना तमाम इस्लामी कवानीन को खत्म कर दिया, लिबास तुर्कियों का तब्दील कर दिया। मतलब तुर्की एक मुसलमान कौम होने के बजाय एक बेहुदा कौम बन गई थी, ठीक है ना। फिर यही थी सल्तनत तहरीक खिलाफत। अब ये तहरीक खिलाफत जो थी, ये कायद आजम के दौर में, जब कायद आजम जिंदा थे ना 1947 से पहले तक, तब वो जो बादशाह था ना, उनको ये तुर्की निकाल रहे थे। अब ये तहरीक खिलाफत तक कायद आज़म ने एक तहरीक शुरू की थी हिंदुस्तान में, कि कायद आज़म ये कहते थे कि नहीं, हमें कभी भी इस बादशाह को नहीं उतारना चाहिए। वो तुर्कियों को बता रहे थे बार बार कि हम नहीं चाहते कि आप इस बादशाह को उतारो, लेकिन जो तुर्कियों की ये जो खिलाफत की तहरीक थी, ये नाकाम होगी। इसके सबब क्या थे, क्योंकि अंग्रेज और हिंदू आपस में मिलकर साजिशें करते थे और मुसलमान एक दूसरे के साथ लड़ते थे, भड़क कर वो एक दूसरे को बातों में लगाते थे, भड़क जाते थे मुसलमान, और मुसलमान लड़ने की कोशिश करते थे। अब ये क्वेश्चन इसी तरह आप लिखेंगे। इसके बाद जो आप क्वेश्चन करेंगे, आपके पास मुस्लिम लीग के क्याम के असबाब हो गए, तहरीक खिलाफत की नाकामी के असबाब हो गए। फिर आप करेंगे स्टूडेंट्स क्याम पाकिस्तान के असबाब और इब्तदाई मुश्किलात। अच्छा, ज्यादा ये आता है इब्तदाई मुश्किलात, इब्तदाई मुश्किलात। अच्छा, पाकिस्तान बनने के बाद क्या क्या इब्तदाई मुश्किलात थी, मतलब पाकिस्तान को असासे कम दिए गए, पाकिस्तान को नहरी पानी कम दिया गया, पाकिस्तान को पैसे कम दिए गए। ये तमाम एक इब्तदाई मुश्किलात थी जो पाकिस्तान को बनने के बाद पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मुश्किलें पड़ती थी इन इन चीजों के अंदर। तो ये इब्तदाई मुश्किलात का ये जो क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से करेंगे। लेकिन अगर इसके साथ आ गया ना, क्या में पाकिस्तान के असबाब, मतलब क्या में पाकिस्तान बना क्यों था, पाकिस्तान क्यों बना था, सिंपल सी बात है, पाकिस्तान इसलिए बना था कि मुसलमान आजादी से रह सके, मुसलमान अपना आजादी से खा पी सके, अपना आजादी से रह सके, खा पी सके। तो ये तमाम जो चीजें हैं, ये किसके अंदर आती हैं, क्या में पाकिस्तान के असबाब के अंदर आती हैं। तो दोनों क्वेश्चन मिलके आगे तो मिलके लिख दीजिएगा, लेकिन ज्यादातर वो इब्तदाई मुश्किलात ही पूछता है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन करेंगे करारदादे पाकिस्तान के मकासद। ये जो आपका मीनार पाकिस्तान आपको नजर आता है ना, इसके नीचे बैठ के ना 1940 के अंदर कायद आज़म और उनके तमाम साथियों ने बैठ के एक बैठक की, मतलब एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, इकट्ठे मिले, उन्होंने बैठ के एक करारदाद मंजूर की। करारदाद का मतलब होता है एक पेपर लिया, पेपर के ऊपर तमाम लोगों से सिग्नेचर करवाए कि हम पाकिस्तान बनाने की तहरीक शुरू करते हैं। हिंदुओं को बावर कराया कि हमें एक अब अलहदा वतन चाहिए, हम तुम लोगों के बहानेबाजी को नहीं सुनेंगे, तुम लोग तो हमारी बात को टालते जा रहे हो। 1906 से जब कायद आज़म ने मुस्लिम लीग का क्याम किया, तब से कायद आज़म कह रहे थे कि हमें एक अलहदा वतन दो, लेकिन जो हिंदू थे ना, वो क्या करते थे, वो अंग्रेजों के पीछे छुप के ना बहाने लगाते थे। तो 1940 में ना कायद आज़म का सबर खत्म हो गया। उन्होंने कहा नहीं, अब अगर तुम लोगों ने बात ना मानी तो पूरे बरसगीर के अंदर हम क्या करेंगे, हंगामे स्टार्ट कर देंगे, हम एहतजाजी तहरीक का आगाज कर देंगे। तो करारदाद पाकिस्तान, उस करारदाद को जो मंजूर की उसको कहते हैं करारदाद पाकिस्तान। तो स्टूडेंट्स उसके मकासद क्या क्या थे वो भी आपने इसी तरह याद कर लें, कंसेप्ट को बस अपने माइंड में रखिएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन करेंगे 1973, 1962, 1956 की दिफात दिफात। अब ये ना आइन 1973 के आइन की दफात, 1956 के आइन की दफात, 1962 के आइन की दफात। अब ये आइन क्या होता है स्टूडेंट्स, आइन एक बुक है।
जो जज वगैरह पढ़ते हैं, जो वकील वगैरह पढ़ते हैं, ये आइन की एक बुक पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं। ये इतनी मोटी सी किताब होती है, इसके अंदर पूरे मुल्क का लिखा होता है कि आपने रूल्स एंड रेगुलेशन पूरे मुल्क को चलाने के लिए क्या क्या होने चाहिए, पुलिस किस तरह चलेगी, फौज किस तरह चलेगी, मतलब हमारे मुल्क के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है, मतलब आपके जो सरकारी मुलाजमीन है वो किस तरह काम करेंगे, ये तमाम चीजें इन तीनों आइन की एक बुक के अंदर लिखा गया है। ऐसा तो नहीं हो सकता हर बंदा के वो कहे नहीं जी मैंने नहीं सिग्नल के ऊपर खड़े होना, वो कहे नहीं जब रेड बत्ती आती है तब मैंने नहीं खड़े होना, जब येलो आए या सब्ज आए तब मैंने खड़े होना, ठीक है ना। मतलब लेकिन एक कानून बनाने के लिए एक बुक के ऊपर मुतफिक करना बड़ा जरूरी था। एक बुक के अंदर तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन लिख दिए गए। तो स्टूडेंट्स उस बुक को क्या कहते हैं, आइन कहते हैं। तो आइन सबसे पहले बना 1956 में। 1956 में जब आइन बना ना, तो उसके अंदर ना कुछ खराबियां थी। उसके बाद 1962 में आइन बन गया, ठीक है। अब 1962 के अंदर आइन जो बना उसके अंदर भी कुछ खराबियां पाई गई। तो 1973 का आइन भुट्टो ने दिया, जुल्फकार अली भुट्टो ने दिया। तो इस आइन की अब ये जो आइन 1973 में दिया गया ये आज तक यूज होता है। उस बुक के अंदर क्या क्या दिफात है, मतलब अल्लाह ताला की हाकमियत है, हमारा वजीर आजम या हमारा सदर जो है वो मुसलमान होना चाहिए, हमें हमें लोगों के हकूक के अंदर की बात करनी चाहिए, हमें अपने सरकारी जो दफातर हैं उनके अंदर इस्लामी कवानीन लाने चाहिए। ये तमाम चीजें जो है ये इस आयन के अंदर एक्सप्लेन की हुई हैं। आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह ताला समझ में आ जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे ना वो करेंगे सनती तरक्की में हायल रुकावटें, ज़रूरी तरक्की में हाल रुकावटें। अब आप स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए सनती तरक्की में रुकावटें, ये प्रॉब्लम्स ऑफ क्या पूछ रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर। फिर ज़रूरी तरक्की में हाल रुकावटें, ये प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। तो आप स्टूडेंट्स को पता है मैंने ईओपी के अंदर आपको प्रॉब्लम्स का एक क्वेश्चन करवाया है। तो सनती तरक्की में इंडस्ट्रियल सेक्टर की जितनी भी इंग्लिश में हेडिंग है उसको उर्दू में कन्वर्ट कर दीजिएगा। और ज़रूरी तरक्की में हायर रुकावटें के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रॉब्लम्स हैं उनको उर्दू में कन्वर्ट कर दीजिएगा, तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद अगर आप चलो तो आपने जो क्वेश्चन करना है ना वो क्वेश्चन आपने करना है कि खारजा पॉलिसी की मकासद। अब खारजा पॉलिसी किसे कहते हैं, खारजा पॉलिसी कहते हैं पाकिस्तान के दूसरे कंट्रीज के साथ किस किस तरह के ताल्लुकात होना चाहिए। देखो पाकिस्तान को ये नहीं करना चाहिए कि किसी के मफाद को देखना चाहिए, पाकिस्तान को अपने मफाद को देखना चाहिए। जैसे देखो एक बात को अंडरस्टैंड करना, जैसे इमरान खान क्या कहता था, इमरान खान ये कहता था कि रूस चाहे यूक्रेन से लड़े, चाहे उसके ऊपर बमबारी कर दे, चाहे उसको तबाह बर्बाद कर दे, मैं क्यों रूस को ये बोलूं कि तुम लोग गलत कर रहे हो। क्या रूस अमेरिका या कोई इंग्लिश कंट्री जो है वो क्या ये बोलता है कि कश्मीर के अंदर बड़ा जुल्म हो रहा है, ठीक है। वो कहता था मुझे ये दे रहे हैं, गैस दे रहे हैं, मुझे ये गंदम दे रहे हैं, मुझे ये आटा दे रहे हैं, मुझे ये डिफरेंट डिफरेंट किस्म की चीजें देंगे, मैं इनको इनसे चीजें लेता हूँ, मेरी तरफ से आपस में लड़े जाए, मुझे इसमें क्या है। तो अमेरिका यही कहता था और हमारी फौज के सरबराह भी यही कहते थे, जैसे कि बाजवा वो भी यही कहता था कि तू कंडेम्ड कर। वो कहता मैं क्यों कंडेम करूं, मैं क्यों उनको बोलूं कि ऐसा मत करो। वो इसलिए कहता है ये आपस में लड़े जाए। क्या ये कश्मीर के ऊपर बोलते हैं, क्या ये कहते हैं, क्या ये फलस्तीन के ऊपर बोलते हैं ये लोग, अमेरिका क्या फलस्तीन के ऊपर बोलता है कि इसराइल गलत कर रहा है। वो भी फलस्तीन और इसराइल तो भी तो एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ उनके बॉर्डर लगते हैं। तो यही चीज हमें समझ नहीं आती और ना ही हमारी फौज को ये चीज समझ में आती। तो उसकी वजह क्या स्टूडेंट्स, देखो पैसा लिया होता है ना, पैसा लिया होता है, मफादात होते हैं, अपने बच्चे नहीं यहाँ पे पढ़ते, बच्चों का कारोबार होता है बाहर। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, ये अंग्रेजों का हुक्म मानते हैं। जैसे अमेरिका ने 2001 में हमें क्या कहा, हमें 2001 में कहा कि तुम लोग ऐसा करो, हमें अपनी सरजमीन दो, फौज भी दो, हमने अफगानिस्तान के अंदर हमला करना है। अब अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो बिल्कुल हमारे साथ लगता है। तो हमने ये गलती की, हमने अपने मुसलमान भाइयों को मारा, उन फैसिलिटेट हमने किया, हमने सहूलत प्रोवाइड की, एक अमेरिका को हमने सहूलत प्रोवाइड की, अड्डे दिए ताकि तुम लोग अफगानिस्तान के ऊपर जाके हमला कर दो। तो ये गलत बात है स्टूडेंट्स, ये गलत बात है। अगर फर्ज करें आप मेरा और आप स्टूडेंट्स में से किसी का घर बिल्कुल सेम है और मुझे ये पता चले कि आप में से वो जो स्टूडेंट जिसका घर मेरे साथ है उसने सहूलत प्रोवाइड किया है एक मेरे दुश्मन को मेरे पे हमला करने के लिए, तो मेरे रिलेशनशिप आपसे भी खराब हो जाएंगे, ठीक है ना। अब ये मैंने आपको बता दिया खारजा पॉलिसी के मकासद। फिर इसके बाद ना खारजा पॉलिसी के अंदर चैप्टर के अंदर ये आपके आता है पाकिस्तान के भारत के साथ ताल्लुकात, पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात, पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात, पाकिस्तान के अफगानिस्तान या तुर्की के साथ ताल्लुकात। तो स्टूडेंट्स इनको भी आपने एक एक दफा पढ़ लेना है। हाँ अक्सर स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज होते हैं कि सर ये क्वेश्चन अगर आपस में मिक्सअप हो जाए इनकी हेडिंग तो कुछ नहीं होता है, ऐसा इसमें इतनी ज्यादा बड़ी बात नहीं होती।
तो यही आपने करने हैं क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन को एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं जाते जाते। क्या नंबर 1 क्वेश्चन आप करेंगे दो कौमी नजरिए से क्या मुराद है। नंबर 2 नजरिया पाकिस्तान और कायदे आजम, नजरिया पाकिस्तान और कायदे आजम यानी कि कायदे आजम की इरशादात की रोशनी में नजरिया पाकिस्तान, इल्लामा इकबाल के इरशादात की रोशनी में नजरिया पाकिस्तान यानी कि नजरिया पाकिस्तान और इल्लामा इकबाल, 3 हो गए। नंबर 4 मुजद्दद अल फसानी की खिदमत, नंबर 5 शाह वलीउल्लाह की खिदमत, नंबर 6 सर सैयद अहमद खान की खिदमत, तालीमी खिदमत और सियासी खिदमत बस कीजिएगा। उसके बाद तकसीम बंगाल के असबाब और असरात, फिर आप करेंगे करारदादे सॉरी मुस्लिम लीग के क्याम के मकासद, फिर तहरीक खिलाफत की नाकामी के असबाब, फिर आप करेंगे करारदादे पाकिस्तान के मकासद, फिर आप करेंगे क्याम पाकिस्तान के असबाब और इब्तदाई मुश्किलात, फिर आप करेंगे आइन 1973, 1956 और 1962 की दफात। इन तमाम में से किसी एक की दफात याद कर दीजिएगा, बाकी में भी वो पुट हो जाती हैं, ठीक है ना। इसके बाद आप करेंगे स्टूडेंट से खारजा पॉलिसी के मकासद, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया। फिर आप करेंगे खारजा पॉलिसी के बाद आप करेंगे पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात, पाकिस्तान के अफगानिस्तान के ताल्लुकात, पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात, पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात और पाकिस्तान के अफगानिस्तान और तुर्की के साथ ताल्लुकात। और फिर मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए सनती तरक्की के अंदर हाई रुकावटें और ज़री तरक्की के अंदर हाई रुकावटें। सनती तरक्की के अंदर जो हाई रुकावटें इसको कहते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, और ज़री तरक्की के अंदर हाई रुकावटों को कहते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये स्टूडेंट्स इन्हीं क्वेश्चन को आपने पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, याद नहीं करने की कोशिश करनी, सिर्फ पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं। हर क्वेश्चन को 1 से 2 दफा आपने जस्ट रीडिंग करनी है, ठीक है। और रीडिंग करने के बाद एक बॉल पेन अपने हाथ में लीजिएगा। इंपॉर्टेंट 3 से 4 चीजों को आप अंडरलाइन करें। फर्ज करें आप मुजद्दद अल फसानी को पढ़ रहे हैं, तो ये कब पैदा हुए कब फोत हुए इस चीज को अंडरलाइन करें। इन्होंने इब्तदाई तालीम कौन कौन सी और कहां कहां से हासिल की इसको अंडरलाइन करें। इनके उस्ताद कराम कौन थे या इन्होंने बुकें कौन कौन सी लिखी इसको अंडरलाइन करें। और एंड पे ना इन्होंने मुसलमानों को क्या क्या दर्स दिया इसको अंडरलाइन करें और इसी चीज को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। इस तरह आपने तमाम क्वेश्चन को इसी तरह ही याद करना है। आई होप सो ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, क्योंकि आप स्टूडेंट्स को पता है कि सारा साल आपने नहीं पढ़ी होती मुताला पाकिस्तान, थोड़ी सी मुझे वीडियो लेंथी बनानी पड़ी ताकि आप स्टूडेंट्स को समझ में आए, कंसेप्ट का पता चले, फिर ही आप याद या समझ के उसको पढ़ पाओगे। अब तक इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।